Agriculture and next chapter is agriculture and horticulture. Agriculture and horticulture. चल रहा है। फार्मर है, मार्जिनल फार्मर है, सेमी मीडियम में है या मीडियम में है, लार्ज में है, इसके पास जो कितनी होल्डिंग है वो लैंड का रहता है। और एग्रीकल्चर में हिमाचल में अगर आप देखेंगे 57.03% जो टोटल पॉपुलेशन है वो अपनी लाइवलीहुड के लिए डिपेंड करती है। 57.03% population of Himachal Pradesh depends on agriculture for their livelihood। एंड इसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में अगेन बहुत कम कंट्रीब्यूशन है, 13.47% जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो जीडीपी में है। और 89.96 जो परसेंट है, 89.96% पॉपुलेशन हिमाचल का रूरल एरिया में रहता है। 89.96% पॉपुलेशन ऑफ एचपी रिजाइडिंग इन द रूरल एरियाज। उसमें भी देखो एक बहुत बड़ा जो सेक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एग्रीकल्चर के ऊपर, है ना। 57.03% हम लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रहे हैं, और इसमें से भी 13.47% ही सिर्फ आप जीडीपी के लिए कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देख रहे हैं हमारा सब्सिडेंस फार्मिंग की जा रही है। सब्सिडेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि आप अपने गुजारे के लिए, है ना, अपनी जो गुजर बसर है उसके लिए ही आप एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सब्सिडेंस फार्मिंग हम ज्यादा जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये थोड़ा सा ट्रेंड है हिमाचल में एग्रीकल्चर का। इस वाले सेक्टर में फिर आप देखो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है या सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, इसमें कितना कितना जो कंट्रीब्यूशन है इसका रहता है। प्राइमरी सेक्टर और एलाइड जो सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आएगा, लाइव स्टॉक है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, और इसके जो एलाइड सेक्टर है इसने क्या क्या ग्रोथ लिया, और उस सब सेक्टर इनको क्या कहेंगे हम, सब सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में देखो लाइव स्टॉक है, ये इसी में मार्क कर लेना अपनी इकोनॉमिक सर्वे में ही। लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक में देखो पेज नंबर 110 मिला। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक में जो लाइव स्टॉक है इसमें इसका सब सेक्टर प्राइमरी सेक्टर के अंदर लाइव स्टॉक में आप समझते हैं ना क्या क्या, हमारी डेयरी है, पोल्ट्री है ना, फिशिंग है, ये सारा इसी में ही आ रहा है। तो लाइव स्टॉक में 1.61%, लाइव स्टॉक का कितना कंट्रीब्यूशन है, 1.61% ऑफ जीडीपी। एंड 12% इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है ये, 12%। और ग्रोथ इसमें देखने को मिला 4.3%। इस बार जो ग्रोथ है वो 4.3% देखने को मिलता है लाइव स्टॉक में। प्राइमरी सेक्टर के सब सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। प्राइमरी सेक्टर के इसके जो सब सेक्टर्स है, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशरी, ये कंट्रीब्यूशन है लाइव स्टॉक का। फिर फॉरेस्ट्री का देखो 3.28% है जीडीपी में, 3.28% इन जीडीपी। और 24.4% इन प्राइमरी सेक्टर, 24.4% इन प्राइमरी सेक्टर। एंड ग्रोथ इसमें देखने को मिला 2.7%, 2.7%, ये फॉरेस्ट्री वाला है 2.7%। अगेन फिशरी 0.14%, 0.14% जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है। और 1.1% है प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर में इसका कंट्रीब्यूशन 1% है। और ग्रोथ कितना देखने को मिल रहा है, 7%। सबसे ज्यादा ग्रोथ किसने लिया है सब सेक्टर में, लाइव स्टॉक में था 4.3%। तो हमने फिशरी जो है वो सबसे ज्यादा इसमें सब सेक्टर इसके अंडर आता है, उसमें सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है इसने ग्रोथ लिया है। और जो हमने एग्रीकल्चर के लिए बजट दे रखा है टोटल एक्सपेंडिचर का, वो 4.31% है, 4.31%।
4.31% बजट एलोकेट कर रखा है ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका 4.31% वी हैव एलोकेटेड फॉर द एग्रीकल्चर। देन हमने लैंड होल्डिंग की बात करी कि कितना एवरेज लैंड होल्डिंग है, कितना ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग है, और कितने जो लोग हैं वो फार्मिंग कर रहे हैं, कितना पॉपुलेशन हमारा स्मॉल और मार्जिनल है, कितना लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रहा है, और उसका कितना जो परसेंट है वो जीडीपी के लिए कंट्रीब्यूशन है। फिर उसके बाद आप देखेंगे रेनफॉल। मैंने रेनफॉल का पैटर्न भी हमने स्टडी किया था। व्हाट वाज द पैटर्न ऑफ रेनफॉल? आरती, व्हाट वाज द पैटर्न ऑफ रेनफॉल इन हिमाचल as we move from the lower Himalayas, that is from Shivaliks to the greater Himalayas? Hmm. We have discussed the different climatical zones of the हिमाचल प्रदेश। What is the pattern of rainfall? हमने देखा था कि जो रेनफॉल के पैटर्न है वो क्या रहते हैं। शिवालिक से जैसे जैसे हम ग्रेटर हिमालयाज की ओर मूव करते हैं, जो रेनफॉल है वो हमारा बढ़ता जाता है। ठीक है। मोस्ट जो बेटेस्ट प्लेस है वो कौन सा है? धर्मशाला है, बिकॉज वहां पर जो हमारा धौलाधार को है, दोनों ब्रांचें मानसून की उम्मीद करती है। इस वजह से हमने देखा था कि ज्यादा जो रेनफॉल है वहां पर हो रहा है शिवालिक से हम ग्रेटर हिमालयाज तक के लिए वो बढ़ता जा रहा है। फिर हमने जो हमारा बेट ये टेम्परेट वाला जो बेट हमारा सब ट्रॉपिकल वाला जोन था, जिसमें हमने जोगिंद्रनगर की बात करी, पालमपुर है और धर्मशाला है, डलहाउस, ये इस वाले रीजन में कैसा जो बारिश है वो सबसे ज्यादा हो रहा है ना। फिर हम बात कर रहे थे कि धर्मशाला के बाद शिमला सेकंड जो रेनिस्ट प्लेस है, किस तरह से जो रेन रेन का जो पैटर्न है वो रहता है। जनरली हमने बताया था कि जो हिमाचल है यहाँ पर किस तरह की बारिश होती है, मानसून के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। और उसमें से कुछ एक जो हमारा बारिश है वो रिटरेटिंग मानसून, जो हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, लगभग 7%, 5-6% जो है उसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं। बाकी जो सारे का सारा जो हमारा ऑलमोस्ट 78% रेन है वो किसकी वजह से होता है? मानसून की वजह से होता है। तो रिसेंट जो पैटर्न है इन्होंने बता रखे हैं इकोनॉमिक सर्वे में, एवरेज जो रेनफॉल है हिमाचल में वो 12.51 रहता है। और इसमें भी हमने देखा था हाईएस्ट कहाँ है? धर्मशाला में है, 3344 सेंटीमीटर है या 3400 है। और लेस कहाँ था? स्पीति में था। वी हैव ऑल्सो स्टडीड द रीजन, व्हाट आर द रीजन, क्योंकि जो स्पीति में है वो कम क्यों हो रहा है। तो ये हमने सारे जो पैटर्न है वो देखे थे। अब ये पिछली बार इसमें ये अलग से देखो, ग्राफ में बता रखा है 8.4 में, जो जून से लेकर सितंबर 2022 में है, और इनका पैटर्न क्या रहा, कितनी होनी चाहिए थी नॉर्मल? 734, और उसमें से एक्चुअल में कितना हुआ? 717, फिगर 8.4। कितना डेफिशिएंट होता है इसमें? -18%। 18% कम जो बारिश है वो देखने को मिली। और इसके पीछे ना अल नीनो ला नीनो में बता रहा था आपको कि बड़े सारे रीजन होते हैं। ये भी एक रीजन है, अल नीनो और जो ला नीनो है, मानसून का कम ज्यादा होना। देयर वर वेरियस रीजन, बट दिस इज वन ऑफ द कॉज व्हाई द रेनफॉल इज डेफिशिएंट। एंड अक्टूबर टू दिसंबर वाले फेज में देखो कितना होना चाहिए था? 64 नॉर्मल था, बट हुआ कितना? 76। 76 एक्चुअल में होता है। तो इसमें डेफिशिएंट ये भी उल्टा लिख रखा है इन्होंने। 76 होगा ना ऊपर, डेफिशिएंट कैसे हो गया फिर? नॉर्मल तो ज्यादा हो रहा है, फिर तो सरप्लस होना चाहिए। तो यहाँ ये उल्टा करके फिगर लिख रखा है, और इसमें भी डेफिशिएंट 19% हुआ है। तो ये जो रेन है, रेन का ये पैटर्न रहा है। और 80 जो परसेंट हमारा एग्रीकल्चर है वो रेन फेड है। 80% जो एग्रीकल्चर जिस लैंड में हम कर रहे हैं, कितने में हम एग्रीकल्चर कर रहे थे? 9.44 लाख हेक्टेयर में हम जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसमें से 80% किसके ऊपर डिपेंड है? हम डायरेक्ट रेनफॉल पर डिपेंड है। बड़े कम हमारे पास इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जैसे शाह नहर का आता है, संयुक्ता है ना, दो चार इरिगेशन प्रोजेक्ट, वो भी हमारे जो प्लेन वाले रीजन है हिमाचल के, वहां पर इरिगेशन वाला एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। बाकी तो अदरवाइज तो हम किस पर डिपेंड है? डायरेक्ट रेनफेड के ऊपर ही हम डिपेंड है। तो ये हमारा एवरेज रेनफॉल रहता है, और इतना परसेंट जो है वो हमारा किसके लिए डिपेंड करता है? ये रेन पर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद एग्रोक्लाइमेटिक जो जोन है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन को भी हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एग्रोक्लाइमेटिक जोन, एग्रोक्लाइमेटिक जोन है हिमाचल को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसमें
जो 4 पार्ट है, सब ट्रॉपिकल, सब माउंटेन, सब ट्रॉपिकल, सब माउंटेन, लो हिल्स, सब टेम्परेट, सब ह्यूमिड, मिड हिल्स, देन सब टेम्परेट, वेट टेम्परेट, वेट टेम्परेट, हाई हिल्स, वेट टेम्परेट, हाई हिल्स एंड कोल्ड डेजर्ट। ये एग्रोक्लाइमेटिकल जोन है। सब ट्रॉपिकल, सब माउंटेन, लो हिल्स वाला रीजन आ जाएगा, मिड हिल्स वाला रीजन, हाई हिल्स वाला रीजन और कोल्ड डेजर्ट है जहाँ वेजिटेशन सपोर्ट नहीं है हमारा। अब 4500 से ऊपर जब आप जाते हैं तो हाई हमारा वो रीचेज है, वहां पर एग्रोक्लाइमेटिक जो कंडीशंस है वो देखने को मिलती है। रेनफॉल का पैटर्न इन्होंने बता रखा है कि सबसे ज्यादा जो रेनफॉल है वो कहाँ होता है, कांगड़ा में। कांगड़ा के बाद होता है चंबा, और ये भी इसमें ना शिमला था बट इन्होंने सिरमौर ले रखा है। चंबा के बाद शिमला में होता है वैसे रेनफॉल, बट इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आपने सिरमौर ही ले लेना। सिरमौर के बाद आया है मंडी। और ये जो ट्रेंड है ये हो सकता है पिछले ईयर का ये ट्रेंड रहा, बट इन जनरली अगर आप बात करते हैं तो जो रेनफॉल है वो सबसे ज्यादा कांगड़ा में है, फिर चंबा में है, उसके बाद शिमला में है, फिर सिरमौर में है, फिर मंडी में है। इस तरह से जो रेनफॉल का पैटर्न है वो रहता है। बट इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो है प्रीवियस ईयर्स का वो इस तरह का जो रेनफॉल है वो देखने को मिला है। और इसमें भी देखो ये जो फिगर 8.5 है, जो रेनफॉल जनरली रहा है 17 में, देखो सबसे अच्छा है, जो एवरेज से ऊपर है वो 1544.5 mm इतना रेनफॉल हुआ है इन 2017। 18 में देखो बिलो एवरेज है, 19 में भी बिलो एवरेज है, 20 में भी बिलो एवरेज है, 21 में भी बिलो एवरेज है। तो ये जरूरी नहीं है, सारे के सारे जो फैक्ट है आपको ध्यान रखने हैं, है ना। एक जो ट्रेंड है वो ये पूछा जा सकता है कि किस जो डिस्ट्रिक्ट में है वो ज्यादा रहा, किस जो डिस्ट्रिक्ट में है वो कम रहता है। ये इसका जो है वो रेन का पैटर्न रहा है। फिर क्रॉप देखो, यहाँ पर जो ज्यादा क्रॉप्स है वो कौन सी है, राइस, मेज और व्हीट। सोयाबीन और सनफ्लावर है ऑयल सीड में। खारिफ में आती है रैपसीड, मस्टर्ड और तोरिया। ये राबी की जो मेन क्रॉप है इनकी रहती है। फिर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में जो इसके ट्रेंड है, सोन एरियाज, जो एक्चुअल में हम बुआई कर रहे हैं कितने एरिया में करते हैं, ये भी जो एरिया है वो नेट सोन एरिया 208 और 9 में कितना था, 539,000 हेक्टेयर, और अब कितना हो गया है 543। और इसमें से भी अगर आप देखेंगे 82% एरिया में, 82% जो कल्टीवेटेड एरिया है वो किसके अंडर आता है, अंडर व्हीट, मेज, राइस, बार्ले एंड पल्सेस। 82% ऑफ कल्टीवेटेड एरिया। जो हम एरिया जोत रहे हैं उसका भी 82% में ज्यादातर क्रॉप कौन सी है, व्हीट, मेज, राइस और पल्सेस। देखो जो हम इस साल तो यूएनओ ने भी क्या बना रखा है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 की हम बात कर रहे हैं। मिलेट्स में क्या क्या आता है, ज्वार, बाजरा, रागी, है ना। ये जो मोटे अनाज है, श्री अन्ना, जिनको जो फाइनेंस मिनिस्टर या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो नाम दे रखा है श्री अन्ना करके, हम इनको हमने इसके लिए जो इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में वो भी बनाने की बात कर रहे हैं। और जल्द ही हम एक जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है इसमें वो ऑर्गेनाइज करवाने जा रहे हैं। और अब तो इसके इसके जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है ना, लेटेस्ट अभी जो इंडियन आर्मी है, इंडियन फोर्सेस के लिए उनके फूड में भी 25% जो इंट्रोडक्शन है उसका इन मिलेट्स का जो किया जाएगा। तो अभी तक के लिए जो मिलेट्स है, और इस मिलेट्स की एक वजह ये होती है कि इसको जो ज्यादा ना तो इरिगेशन की, ये वेदर ओरिएंटेड क्रॉप होता है, इसको जो ज्यादा रेनफेड में ही चल सकता है, इसको जो वाटर वाटर जो
रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत कम होता है। ये इसकी एक अच्छी बात है, और दूसरा इसका जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो भी ज्यादा बताया जाता है। तो इसमें से जो 82% में हमने ये क्रॉप्स बताई, इसमें भी 68% में सिर्फ वीट और मेज है। वीट और मेज कितने में है? 68% में। वीट है 35.78% में, और मेज है 32.23% में। 68% में इकलौता हम वीट और मेज को उगा रहे हैं। फिर क्रॉपिंग इंटेंसिटी, अगेन व्हाट इज क्रॉपिंग इंटेंसिटी? क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ क्रॉप्स raising in a particular land in a year. Gross cropped area, gross cropped area, net sown area divided by net sown area into 100. ये होती है क्रॉप इंटेंसिटी। या आप एक एग्रीकल्चर ईयर में कितनी क्रॉप्स उगा रहे हैं? देखो, इंटर क्रॉपिंग अलग है, मिक्स क्रॉपिंग अलग है। या एक जो एग्रीकल्चर ईयर है, हाउ मेनी क्रॉप्स या नंबर ऑफ क्रॉप्स रेज्ड फ्रॉम द सेम फील्ड ड्यूरिंग अ वन एग्रीकल्चर ईयर। कितनी क्रॉप आप रेज कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉप इंटेंसिटी। क्रॉप इंटेंसिटी क्या है? इसके लिए हमने ये देखो, इसमें भी नीचे एक फिगर इन्होंने बना रखी है। सबसे जो ज्यादा है वो कहां पर है? ऊना और हमीरपुर की है। और सबसे कम कहां है? लाहौल स्पीति और शिमला, है ना। लाहौल स्पीति और शिमला में सबसे कम जो क्रॉप इंटेंसिटी है। लाहौल स्पीति में तो वैसे ही एग्रीकल्चर के लिए बहुत कम एरिया है ना। शिमला में वेब की क्रॉप उगा रहे हैं, उसमें डोमिनेटिंग एप्पल है ना। इसीलिए यहाँ भी जो क्रॉप इंटेंसिटी है वो कम देखने को मिलती है। तो ये क्रॉप इंटेंसिटी का पैटर्न है। फिर उसके बाद देखो प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स। जो प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स इन्होंने बताया है, इसमें देखो ट्रेंड्स आपने ध्यान रख लेना। हर क्रॉप ध्यान नहीं रहेगी कि कितना जो हमने है वो इम्प्रूव करना है। मैंने शुरू में फर्स्ट चैप्टर में बताया था। देखो, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 22 है, इसके लिए टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है? ये घटा है 1593.92 मीट्रिक टन या 15.94 मीट्रिक टन। 15.94 मीट्रिक टन किससे? 16.92 से। 16.92 से ये सब्ट्रैक्ट, ये इतना इसमें जो है वो इतना इसमें फॉल आया है। कितना? -5.8% का। -5.8% का। तो इतना टोटल हमारा फूड प्रोडक्शन रहने वाला है 2000। ये कितना? 1593.92। 94 is the total food production। और इसमें देखो सबसे ज्यादा कौन सी क्रॉप में फॉल आया है? राइस में, -28%। किसका प्रोडक्शन कम हुआ है? राइस का, -28.2%। और सबसे ज्यादा मिलेट्स और बाजरा, बड़ा है इसका प्रोडक्शन प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में। 71% का ग्रोथ हुआ है, ठीक है, 71.1%। मिलेट्स एंड बाजरा। और इसमें भी और है रागी। रागी में भी 310% का, जो ये हमारे मिलेट्स है इसके, इसमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। सबसे ज्यादा रागी में है, मिलेट्स और बाजरा में। और सबसे जो फॉल है वो डिक्लाइन किसका प्रोडक्शन में हुआ है? राइस की प्रोडक्शन में हुआ है। फिर जिंजर का कितना प्रोडक्शन किया? 34 मीट्रिक टन। और वेजिटेबल का 1850 या फिर 18.50 मीट्रिक टन है। ये हमने वेजिटेबल का प्रोडक्शन किया है। अब जो प्रोडक्टिविटी में ट्रेंड्स है, ज्यादातर जो हमारा ट्रेडिशनल क्रॉप्स थे वो किस में, फूड ग्रेन से किस में शिफ्ट हो रहे हैं? हम जा रहे हैं कमर्शियल क्रॉप में। ये देखो, इन्होंने इसमें फिगर भी बता रखी है। 1997 और 98 में, 97-98 में
टोटल एरिया अंडर फ्रूट प्रोडक्शन 853.88 था, 853.88, और ये अब कितना हो गया 1000 हेक्टेयर, अब ये घट करके कितना रह गया 75593। तो मींस ये जो हमारा फूड ग्रेन के अंडर एरिया था ये भी किस में कन्वर्ट हो रहा है, कमर्शियल क्रॉप में। कमर्शियल क्रॉप में ज्यादातर जो हमारा एरिया है वो शिफ्ट हुआ है। हाई यील्डिंग वेराइटीज हम दे रहे हैं, हाई यील्डिंग समझते हैं ना, जो फार्मर्स को ज्यादा अच्छी वैरायटी के हमने बीज प्रोड्यूस करने हैं जिसमें जो आउटपुट है वो उनका ज्यादा बढ़े। और फिर फार्म्स डेवलपमेंट स्टेशन, ये जो फार्म डेवलपमेंट स्टेशन है ये बनाए गए हैं। फार्म डेवलपमेंट स्टेशन का मतलब होता है कि जो हमारी जिसमें ये बायोटेक्नोलॉजी है, जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं आप, अच्छी क्वालिटी के आपको सीड्स देने हैं, या जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है सीड ऐसा हो जो उसके लिए रेजिस्टेंस हो, है ना। तो इसके लिए रिसोर्स सेंटर या जो डेवलपमेंट स्टेशन है वो बना रखे हैं। इसमें 20 जो सीड मल्टीप्लिकेशन के फार्म है, 20 सीड मल्टीप्लिकेशन के है, 12 है पोटैटो के, 3 है वेजिटेबल के, 1 है जिंजर का। 1 जिंजर डेवलपमेंट स्टेशन, 3 वेजिटेबल डेवलपमेंट सेंटर्स है, 12 पोटैटो के लिए है और 20 सीड के लिए मल्टीप्लिकेशन फार्म्स। यहां पर हम इसकी जो सीड क्वालिटीज है या जो नए सीड्स है अकॉर्डिंग टू वेदर, हमने कैसे या जो क्लाइमेट हमारा चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है, उसके लिए ये जो फार्म डेवलपमेंट स्टेशन है वो बनाए गए हैं। प्लांट प्रोटेक्शन प्रोग्राम, अंडर प्लांट प्रोटेक्शन प्रोग्राम, प्लांट प्रोटेक्शन प्रोग्राम में क्या किया जाएगा, इसमें जो हमारा बायो फर्टिलाइजर्स है, बायो फर्टिलाइजर समझते हैं, बायो पेस्टिसाइड्स है ना, बायो एजेंट्स है सारे, वो हमने प्रमोट करने हैं इंस्टेड ऑफ केमिकल इंसेक्टिसाइड, केमिकल फंजीसाइड्स। ये जो हम केमिकल इंसेक्टिसाइड है, केमिकल फंजीसाइड्स है जो यूज कर रहे थे, इसको हमने हटा करके इस प्रोग्राम के तहत, प्लांट प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत, देखो आपको पता है जो हम ये पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं। पहली बात ये जो आज आज अभी कोई सर्टिफाइड कॉज तो नहीं है कि बड़े सारे जो आप कैंसर के केसेस देख रहे हैं या बड़ी सारी जो बीमारियां हैं वो लोगों में देखने को मिल रही है, तो कोई साइंटिफिक कॉज तो हम इसके लिए नहीं बता सकते हैं कि कोई स्टडी इसके ऊपर आई हो, बट हो सकता है कि जो हमारी खान पीन की गलत आदतें हैं उस वजह से भी जो बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ रही है। और दूसरा, अगर हम जो अपना ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का जो स्प्रे है कर रहे हैं अपना वेजिटेबल्स में कर रहे हैं, फ्रूट में कर रहे हैं, फ्रूट की क्वालिटी खराब हो रही है ना, अर्ली राइप कर रहे हैं, कलर के लिए कोई कलर स्प्रे आप कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, इससे जो हेल्थ है वो लोगों की खराब हो रही है। या फिर बारिश हो रही है, बारिश से वो जो उससे पानी वो जो स्प्रे था इंसेक्टिसाइड जो हमने केमिकल्स डाल रखे हैं वो कहाँ जा रहा है, पर्कुलेट होकर के वो या तो मिट्टी में जा रहा है, और मिट्टी को क्या बना रहा हो, हमारी जो सॉइल की क्वालिटी है वो खराब हो रही है, उसमें एसिडिटी आ रही है। और या फिर वो जो है नदी नालों के थ्रू कहाँ जा रहा है, हमारा जो मेरीन लाइफ में है ना, उससे बड़े सारे क्या मर रहे हैं, जो हमारा कोरल रीफ्स है। कोरल रीफ्स आपको पता है, वैसे भी इंडिया में कोरल रीफ्स पहले ही बहुत कम है। कहाँ कहाँ होती है इंडिया में कोरल रीफ्स, जैसे हमारा गल्फ ऑफ मन्नार है ना, गल्फ ऑफ कच्छ है, लक्षद्वीप द्वीप है, अंडमान एंड निकोबार है, इन वाले रीजन में कोरल रीफ्स है। सुंदरबन में नहीं होता है कोरल रीफ्स। तो इन वाले रीजन में जहां जहां कोरल रीफ्स है, तो मेरीन जो लाइफ है या जो हमारी जितनी भी मेरीन बायोडाइवर्सिटी है वो भी क्या हो रही है, इंडेंजर्ड हो रही है इस वजह से। तो ये बड़े सारे जो कॉजेज है वो हमारे केमिकल पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड को यूज करने के लिए है। इसीलिए प्लांट प्रोटेक्शन स्कीम को हम प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें कि हम क्या बनाएंगे, बायो पेस्टिसाइड, बायो जो इंसेक्टिसाइड्स है उसका हम यूज करेंगे। सॉइल टेस्टिंग प्रोग्राम, सॉइल टेस्टिंग प्रोग्राम में क्या करना है, जो आपके मेजर और माइनर वेरिएंट्स होते हैं सॉइल के, है ना, एनपी, एनपीपी, एनपीके बोलते हैं वैसे, जो हमारा मेजर इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन है, पोटाश है और फास्फोरस है। तो ये जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है इसकी आपने फार्मर्स को उनको साइंटिफिक सपोर्ट देना है, सॉइल की टेस्टिंग करनी है,
है कि आप कहाँ पर नाइट्रोजन नहीं है, कहाँ पोटाश नहीं है ना, उस तरह के जो आपने बायो मैन्योर्स है वो उसमें डालने हैं। तो इस तरह की के लिए ये जो प्रोग्राम है, इसमें 11 सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज हमने स्टेट में चल रही है। 11 सॉइल लेबोरेटरीज टेस्टिंग लेबोरेटरी है। और जो सॉइल टेस्टिंग है, ये एक हमने जो एचपी पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 है, उसके अंडर भी इसको एक पब्लिक सर्विस डिक्लेयर किया गया है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2021, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इसको भी हमने क्या बना रखा है, एक, इसे भी हमने एक जो सर्विस है इसके अंडर बनाई गई है। और 2 बायो कंट्रोल लैब्स बना रखी है कांगड़ा और मंडी में। 2 बायो बायो कंट्रोल लैब्स ये क्या करेगी, केमिकल्स को चेक करेगी कि किस तरह का जो हम बायो केमिकल्स हम केमिकल्स को यूज कर रहे हैं, बायो पेस्टिसाइड्स को यूज कर रहे हैं। 3 फर्टिलाइजर एंड सीड टेस्टिंग, 3 फर्टिलाइजर एंड सीड टेस्टिंग है, और 1 पेस्टिसाइड टेस्टिंग है। 3 जो ये फर्टिलाइजर में से हैं उसमें एक स्पेसिफिकली पेस्टिसाइड्स के लिए है, फर्टिलाइजर एंड सीड टेस्टिंग, 11 सॉइल टेस्टिंग, 2 बायो कंट्रोल लैब्स, 3 फर्टिलाइजर और 1 पेस्टिसाइड टेस्टिंग। ये जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हैं। देन वी हैव डिफरेंट schemes that is sponsored by the state government। उसमें आप देखेंगे 2-4 जो इनकी बहुत फेमस स्कीम्स हैं। मुख्यमंत्री संवर्धन योजना है एक, मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना। इसके तहत आप देखेंगे, इसमें हमने जो प्रोग्राम है, डिफरेंट 8 प्रोग्राम है, वैसे तो चला रखे हैं, जो 2-3 इन्होंने नाम बता भी रखे हैं। क्लस्टर बेस्ड वेजिटेबल प्रोडक्शन करना है, क्लस्टर बेस्ड वेजिटेबल प्रोडक्शन करना है। ये आपको पता है, क्लस्टर बेस्ड वेजिटेबल को हमने जो वेजिटेबल का प्रोडक्शन है वो बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? एज वी हैव डिस्कस द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, गोल नंबर 2 दैट इज जीरो हंगर। कि आज भी अगर आप देखेंगे, मैं अभी सोशल इनइक्वालिटीज की बात कर रहा था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहा था, हम बेसिकली जीडीपी देख रहे हैं हम, है ना, हम बोल रहे हैं कि हमारी जीडीपी का साइज 3.5 ट्रिलियन है और 5 ट्रिलियन हो जाएगा। तो उसमें क्या गारंटी है आपकी? अगर आज हमारा 77% जो 77% जो पॉपुलेशन के पास है, सिर्फ 10% ही वेल्थ है, और बाकी 23% पॉपुलेशन के पास 23 पॉपुलेशन के पास ही इतनी रेस्ट का वेल्थ है, 90% वेल्थ है। तो क्या गारंटी है कि हो सकता है हम 10 ट्रिलियन भी बन जाए, 5 ट्रिलियन भी बन जाए, बट वो सोशल इनइक्वालिटीज है वो कम ना हो? तो इसके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, हमने कैसे इसको बढ़ाना है। आज भी अगर आप इंडिया में देखिए, क्वालिटी फूड लोगों को नहीं मिलता है, भले ही हमारी जो सरकार है या गवर्नमेंट है या सब लोग हमें क्या दे रहे हैं, राइस दे रहे हैं, वीट दे रहे हैं, बट अभी भी जो आपकी वाइटामिन है, मिनरल्स है, जो एक हेल्दी डाइट होना चाहिए, वो अभी भी इंडिया के लोगों को नहीं मिलता है। उसमें से आप देखिए बड़ी सारी सोशल इनइक्वालिटीज है, जेंडर इनइक्वालिटीज है, एजुकेशन का इतना स्टैंडर्ड नहीं है, और आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपने एक जो अच्छी डाइट है 3 टाइम अपने फूड में लेनी है, जिसमें जो एक बैलेंस डाइट जिसको हम कहते हैं, वो आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो इन सोशल इनइक्वालिटीज की वजह से हमने जो हंगर को है उसको रिड्यूस करना है, इसके लिए जीरो हंगर जो सेकंड गोल भी रखा हुआ है। गवर्नमेंट प्रोमोट क्या कर रही है कि हमने जो वेजिटेबल्स है उसको ज़्यादा ज़्यादा हमने प्रोमोट करना है। वेजिटेबल को आपको पता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में भी है वो वाइटामिन एंड मिनरल्स, जिसमें वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं, जो कि जिससे कि एक हमारा जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको प्रमोट कर सकता है। तो एग्रीकल्चर को हमने सस्टेनेबल बनाना है, न्यूट्रिशन वैल्यू को हमने बढ़ाना है, और जिससे कि क्या हो सकता है, इन वेजिटेबल से हम जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी अच्छी हेल्थ भी बन सकती है, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी हम ले सकते हैं। तो इससे हमने बड़े सारे जो फार्मर्स हैं उनको प्रमोट किसके लिए करना है, वेजिटेबल के प्रोडक्शन करने के लिए, और क्लस्टर बेस बनाना है, और उसको जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट भी करेगी। ये क्लस्टर अप्रोच होती है जिसमें हम जो लोगों को है वो क्लब कर रहे हैं। ये इस मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना में बताया गया है। एक है इनपुट वेस्ट अम्ब्रेला स्कीम, इनपुट वेस्ट अम्ब्रेला स्कीम। इसमें जो सारे के सारे एग्रीकल्चर में इनपुट्स आते हैं, लाइक एग्रीकल्चर जो इनपुट्स है, जिसमें जो हमारा रहता है वो
इनपुट इंक्लूडिंग सीड है, फर्टिलाइजर्स है, प्लांट प्रोटेक्शन मटेरियल्स है, ये सारे के सारे जो हाई यील्डिंग वेराइटीज है वो फार्मर्स को प्रोड्यूस करनी है। जो इनपुट कॉस्ट लगता है ना किसी भी एग्रीकल्चर में, चाहे आपका प्लांट प्रोटेक्शन के लिए क्या लेना है, पहले तो आपको अच्छी क्वालिटी का बीज चाहिए, कैसा चाहिए, हाई यील्डिंग चाहिए, और वो रेजिस्टेंस हो, जो हमारा वेदर है उसके लिए रेजिस्टेंस हो। उसके बाद प्लांट प्रोटेक्शन, जब प्लांट की ग्रोथ हो रही है ताकि जो उसमें कोई बीमारी नहीं लग रही है, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए भी हमने स्कीम चलानी है। और फिर पोस्ट हार्वेस्टिंग की, तो पोस्ट हार्वेस्टिंग जब आपकी फसल तैयार हो जाती है उसके बाद किस तरह से आपने जो उसको है हार्वेस्ट करना है, वो स्कीम में नहीं है। इसमें सारे इनपुट्स के बारे में बताया गया है कि किस तरह से जो आप इनपुट्स है वो एग्रीकल्चर के लिए जो है सपोर्ट देंगे। स्ट्रेंथनिंग ऑफ सीड मल्टीप्लिकेशन चेन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ सीड मल्टीप्लिकेशन चेन, इसमें ये जो बताए गए हैं, एक न्यूक्लियस सीड देंगे, ब्रीडर सीड देंगे, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड। वो जो बीज है वो साइंटिफिकली सर्टिफाइड होने चाहिए, न्यूक्लियस सीड होना चाहिए, ब्रीडर सीड होना चाहिए, फाउंडेशनल सीड है, इस तरह टाइप के जो ये 4 सीड जिसकी बात करी गई है उसके तहत हम इसको स्कीम के तहत डेवलप करेंगे। फिर अगेन स्ट्रेंथनिंग ऑफ लेबोरेटरीज, जो लेबोरेटरीज है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये वही है, सॉइल टेस्टिंग प्रोग्राम आपने देना है ना, फर्टिलाइजर टेस्टिंग होनी चाहिए, पेस्टिसाइड की टेस्टिंग होनी चाहिए, सॉइल की टेस्टिंग हमारी टेस्टिंग होनी चाहिए, और जो बायो मॉलिक्यूल्स है उसकी भी टेस्टिंग होनी चाहिए। ये स्कीम है उसके इसके तहत ही हम देखेंगे। मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना, मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन, मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन उत्पादन संरक्षण योजना, इस स्कीम के तहत मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना, इसके तहत अगेन जो है हम 3 प्रोटेक्शन दे रहे हैं। एक तो है सौर बाड़बंदी, सौर बाड़बंदी या सोलर फेंसिंग, इसके तहत ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है इसमें सोलर फेंसिंग, मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन एवं संरक्षण योजना, कृषि उत्पादन संरक्षण योजना, सोलर फेंसिंग है। दूसरा जो इसके अंडर है वो है एंटी हेल नट्स, एंटी हेल नेट्स, एंड तीसरा है ग्रीन हाउस रेनोवेशन, ग्रीन हाउस रेनोवेशन, ग्रीन हाउस रेनोवेशन, ग्रीन हाउस रेनोवेशन, एंटी हेल नेट्स, सोलर फेंसिंग। अब सोलर फेंसिंग में देखो, जो बड़े सारे वाइल्ड एनिमल्स है ना, कहीं ये जो जंगली सुअर है या मंकी है, या जितने भी जो आवारा जंगली जानवर है या पशु है, वो क्या कर रहे हैं, आपकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्लान चला रखा है सोलर फेंसिंग वाला, जिसमें कि 80% और 85% सब्सिडी दी जाएगी। अगर इंडिविजुअल में किसी ने बाड़बंदी करनी है उसके लिए 80% सब्सिडी का प्रोविजन है। और अगर आपने 2 या 3 लोगों ने मिलकर के, आपका ऐसा फार्म आ रहा है कहीं, 2 या 3 लोग क्लब करके ये सब्सिडी लेना चाह रहे हैं, बाड़बंदी कर रहे हैं, तो उसमें कितना होगा 85%। सोलर फेंसिंग, इसमें ना हल्का सा टच करने से करंट लगता है, इस तरह की बाड़बंदी है, ये गवर्नमेंट का ये स्कीम चल रहा है। और दूसरा इसमें जो है एक बार्ब्ड एंड चेन लिंक फेंस भी दिया जा रहा है, कंपोजिट फेंसिंग भी। वो जो एक वो नहीं होती है तारे सी होती हैं, उसकी बाड़ लगाने के लिए भी इसको बार्ब्ड, और ये जो कंपोजिट फेंसिंग है उसके लिए भी सरकार स्कीम के तहत सब्सिडी दे रही है। ये सोलर फेंसिंग में है। एंटी हेल नट्स, एंटी हेल नट्स में आप देखेंगे 80% सब्सिडी दिया जा रहा है इसमें भी। एंटी हेल नट्स जो ये ओले आते हैं ना, जो ये एप्पल वाले लोग हैं, तो उसमें क्या होता है ओला उसको डैमेज कर देगा, और जब वो फ्रूट डेवलप कर रहा होता है तो वो बाद में जो सड़ जाता है। इस वजह से उसको ओले से प्रोटेक्शन करने के लिए, हेल से प्रोटेक्शन करने के लिए हेल नट्स लगाते हैं लोग, और उसमें भी गवर्नमेंट की ओर से 80% जो सब्सिडी का प्रोविजन है वो किया जा रहा है। फिर ग्रीन हाउस रेनोवेशन, 5 साल से ज्यादा जिसको जो टाइम हो गया है ग्रीन हाउस लगा करके, उसकी जो वो ग्रीन हाउस की जो बाहर वाली कवर होती है उसके लिए भी गवर्नमेंट 70% सब्सिडी दे रही है। अगर उसको रेनोवेट करना है, उसको अगर रेनोवेट करना है, ग्रीन हाउस समझते हैं ना, वहाँ का जो कंट्रोल्ड टेम्परेचर हम बनाते हैं, तो उसको भी अगर कवर चेंज करने के लिए है उसमें 70%
सब्सिडी का जो प्रोविजन है गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम में किया जा रहा है। तो हमने अभी तक के लिए स्टेट स्पॉन्सर्ड 2 स्कीमें देखी, मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री कृषि उत्पाद संरक्षण योजना, है ना। इसको ये दो जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है। फिर इसके बाद दूसरी है हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट, हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रमोशन प्रोजेक्ट। इसको जायका के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है, एडेड बाय द एक्सटर्नल फंडिंग है इसकी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। तो जायका के द्वारा इसको प्रमोट किया जा रहा है। ये भी 2 फेजेस में है, फेज 1 फेज 2। फेज 1 में देखो पहले जो थे इन्होंने कांगड़ा, मंडी, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर, ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें चलाया, कांगड़ा, मंडी, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर में। और जो सेकंड फेज में है वो पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में चलाया जाएगा। काम क्या है इसका? इसमें बेसिकली जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, लाइक इरिगेशन, असेस टू रोड्स, है ना, उनकी फार्म तक के लिए रोड पहुंचाना और मार्केटिंग करवाना उनके प्रोड्यूस की, पोस्ट हार्वेस्टिंग की फैसिलिटीज देना, है ना, इसके लिए। और इरिगेशन की फैसिलिटीज है, और फार्मर्स को ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करवाना है। जो 4-5 लोग हैं उनको ग्रुप में ऑर्गेनाइज करवाना है ताकि उन तक के लिए की रोड की असेस किस तरह से देनी है, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक्स क्या हो सकती है, मार्केटिंग की क्या व्यवस्था हो सकती है, इरिगेशन फैसिलिटी हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए ये जो स्कीम है वो चलाया गया है, हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये 2 फेज में है, पहले इन डिस्ट्रिक्ट में था, अब जो सेकंड फेज है इसका, और जायका इसको स्पॉन्सर कर रहा है। अब जो पूरे स्टेट में है वो इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना, मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना, ये है किसके लिए? फ्लावर की कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए। और इसमें 85% सब्सिडी दी जा रही है, फ्लावर की कल्टीवेशन के लिए 85% जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट की ओर से दी जा रही है। और हमने टारगेट रखा है 1000 हेक्टेयर्स। अभी जो है 1000 हेक्टेयर में स्टेट, 1000 नहीं, 100 हेक्टेयर में, 100 हेक्टेयर में हम क्या ला रहे हैं, 100 हेक्टेयर में जो है पॉली फ्लावर की जो कल्टीवेशन है वो की जा रही है। और इसको हमने कितना बनाना है? 5000 पॉली हाउसेज बनाने हैं, फ्लावर की नहीं, पॉली हाउस। पॉली हाउस 100 हेक्टेयर में है और इसको हमने कितना बनाना है? 5000 पॉली हाउसेज। ये टारगेट गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया है। और उसमें से भी जो 20-21 में है, 20-21 और जो 22-23 तक के लिए है वो 2522 पॉली हाउसेज है वो बनाए गए हैं। 2522, 5000 का हमने टारगेट रखा है, 2522 हम बना चुके हैं। मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना। और पॉली हाउस लगाने के लिए कितना दे रही है गवर्नमेंट सब्सिडी? 85%। मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। अगर जो फार्मर है, बड़े सारे अब जो ट्रेलर चले हैं, पावर ट्रेलर है, पावर स्प्रेयर्स है, खेती बाड़ी का काम करते हुए किसी को चोट लग जाती है ना, तो उसमें गवर्नमेंट जो है उसकी लाइफ के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रही है। इसमें इन केस ऑफ पार्शियल एम्पुटेशन, इन केस ऑफ पार्शियल एम्पुटेशन, एम्पुटेशन होता है ना अगर आपका कोई हाथ पांव कट जाता है ना, तो पार्शियल एम्पुटेशन में 10 से 40 हजार तक का, 10,000 से 40,000 तक का जो सुरक्षा कवर है या जो सिक्योरिटी है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी 1 लाख, इन केस ऑफ डेथ 3 लाख। ये मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना, ये इसके तहत प्रोविजन किया गया है। देन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज है, 10 ऐसी डिस्ट्रिक्ट कमिटीज है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज। ये जो 10 कमिटीज है ये क्या काम करती हैं? ग्रोवर्स को, जो ग्रोवर्स हैं उनको अवेयर करवाना है ना। क्या आपने देखा होगा बड़े सारे चैलेंजेस रहते हैं। सपोज हम एप्पल का एग्जांपल लेते हैं कि लोगों ने सेब उगा रखा है और
एक तो जो आप इस बार तो गवर्नमेंट ने कर रखा है कि उनका रजिस्ट्रेशन रहेगा, कोई भी खरीद करके मंडियों में सेब ले रहा है, सरकार के पास ना उसका कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट है, और वो कभी भी भागना चाहे तो लोग कहाँ उसको ढूंढेंगे। ठीक है, तो इस तरह का जो ये प्रोविजन है, ये जो एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग कमिटीज है, ये किस तरह से जो लोगों को है अच्छी मंडियों में कहाँ रेट मिल रहा है उनको अवेयरनेस देना है, ये जो काम है इसका एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमिटीज का रहता है। फिर दूसरा है ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग या फिर प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना अंडर जीरो बजट फार्मिंग। ये आपको पता है सुभाष पालेकर के द्वारा ये जो है खेती है वो शुरू की गई थी। इसमें भी अभी तक के लिए जो हिमाचल में है 9464 हेक्टेयर के अंडर हम 9464 हेक्टेयर के अंडर हम नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। नेचुरल फार्मिंग समझ रहे हैं ना, जहां पर हमने कोई भी केमिकल का यूज नहीं कर रखा, जीरो बजट फार्मिंग है। सारे जो भी आपने इसमें स्प्रेज यूज करने वो बायो पेस्टिसाइड्स हो गए, है ना, जो बायो बायो तरीके में बने हुए हैं उसको हम यूज करेंगे। और बाद में गवर्नमेंट का इस तरह का प्रोविजन है, इंडिया लेवल में तो हो गया है कि जो जिनके बायो प्रोड्यूस हो गए उसको अलग से एक जो सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट की ओर से दिया जाएगा, है ना। जैसे उसमें एक अलग से मार्क लगा होगा, है ना, कहीं भी आप जो फ्रूट लेना है वो उस मार्क के तहत बिकेगा, और उसकी जो क्वालिटी है मीन्स वो गवर्नमेंट की ओर से सर्टिफाई होगा कि वो कैसा है, वो नेचुरल प्रोडक्ट है। तो ये इसके लिए स्कीम चला हुआ है। जल से कृषि को बल, इसमें चेक डैम्स और इरिगेशन जो फैसिलिटीज है वो दी जाती है। बॉर्डर फॉर इरिगेशन, चेक डैम्स बनाए जाते हैं, छोटे छोटे जो कुहूल है ना, पॉन्ड बिल्ड किए जाते हैं, उसके लिए कृषि से जल से कृषि को बल, उसके लिए ये प्रोग्राम चला रखा है। फ्लो इरिगेशन स्कीम है, इसमें बोर वेल्स और जो शैलो वेल्स है ये भी इरिगेशन की जो फैसिलिटी है प्रोवाइड करवानी है, उसके लिए ये स्कीम है। राज्य कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम, राज्य कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम में इसमें 40 से लेकर 50% तक की सब्सिडी दी जाती है। जो आपको ये जो इक्विपमेंट्स लेने हैं खेती करने के, है ना, किसने जिस तरह के भी जो इक्विपमेंट्स लेने हैं उसमें 40 to 50% तक का जो छूट है वो दिया जाता है उसको परचेज करने के लिए। जैसे सब्सिडी दी जाएगी, सीड मनी दिया जाएगा, वो उसको बना रखा है। और मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना ये भी इसी के लिए है, कृषि कोष बना रखा है, और जो आपने इक्विपमेंट्स लेने हैं खेती करने के लिए उसमें भी सब्सिडी का जो प्रोविजन है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। कृषि से संपन्नता योजना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। कृषि से संपन्नता योजना, ये जो हमारा पालमपुर वाला इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोटेक्नोलॉजी है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, इसने क्या बना रखा है, ये दो ऐसे जो हमारे प्रोडक्ट है इसकी फार्मिंग के लिए ये प्रमोट कर रहा है। एक हींग है, दूसरा सेफरन, है ना। दो ये ऐसे प्रोडक्ट है, ऐसे प्रोड्यूस है जिसकी खेती इसके द्वारा की जाएगी, हींग और सेफरन, जो हमारे हाई रिचेज है। आपको पता है ना सेफरन कहाँ होता है, कश्मीर में होता है, करेबाज बनते थे। मैंने आई हैव डिस्कस अबाउट द करेबाज, हाउ करेबाज आर फॉर्म्ड, कि लेकलास्ट्राइन रेमिनेंट्स थे वो, है ना, ग्रेटर हिमालयाज और पीर पंजाल के बीच में करेबाज का फॉर्मेशन हुआ, है ना। और जो इसका केसर है, केसर कितना ज्यादा जो ये कॉस्टली है वो मार्केट में बिकता है। तो हींग और जो केसर की ऐसी संभावना हिमाचल में भी हाई रिचेज में देखी गई है, लाइक पांगी, किन्नौर एंड लाहौल एंड स्पीति, इस जो रीजन में है वो इसके लिए कृषि से संपन्नता योजना इसके लिए ये चलाई गई है। सो दीज आर द स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। अगर आपको ब्रॉडली दो चार स्कीमों की बात करनी हो तो क्या क्या ध्यान में है आपके जो कि स्टेट के द्वारा चलाई गई है। मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना, क्या था उसके अंडर, क्लस्टर बेस्ड बेस प्रोवाइड करवा रहे हैं आप, और इनपुट उनको दे रहे हैं, और हाँ, फिर था मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना। इसमें हमने क्या देखा, आपने सोलर फेंसिंग करनी है, एंटी हेल नट्स देना है, और फिर दूसरा ग्रीन हाउस। देखो प्री में तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते, या तो पूछेंगे कहाँ कितनी सब्सिडी दे रही है, या कृषि से संपन्नता के अंदर कौन से जो ऐसे प्रोड्यूस है जिनको उगाया जा रहा है, या हिमाचल के किस रीचेज में है, या बहुत ही ज्यादा किस्मत खराब होगी तो पूछेंगे बजट, या कितने एरिया में की जा रही है। ये तो पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकती, इकोनॉमिक सर्वे की कोई लाइन भी पूछ सकते हैं। देखो इसमें कोई, या जो मैं बता रहा हूँ वही आएगा, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रॉडली हम जो है हर एस्पेक्ट को टच करें, बट अदरवाइज ये पूछ कुछ भी सकते हैं, है ना। ये तो बजट कितना है, इस बार कितने फार्मर्स ने सब्सिडी के लिए अप्लाई कर दिया, ये तो कुछ भी पूछ सकते हैं। और
फिर हमने दूसरा देखा एंटी हेलनट्स वाला है, इसमें क्या सब्सिडी दिया जा रहा है, किसके लिए होता है, और ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस जो रेनोवेशन स्कीम है, ये इस मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के तहत चलाए जा रहे हैं। और आपको दूसरा पता है कि जो मेंस राइटिंग में है, वो मेंस मेंस आंसर में तो सीधा ही पूछा जाएगा, एनी फोर स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर द एग्रीकल्चर, है ना, कोई वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कौन सी स्कीम है ना, सोशल सेक्टर में हमारी कौन सी स्कीम्स है, फॉरेस्ट के लिए कौन सी स्कीमें चल रही है, इस तरह के मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनते हैं। तो अगर एक दो पॉइंट आपको नहीं भी ध्यान है, तो जो ध्यान है वो तो लिख ही सकते हैं। फिर हमने एक इसमें और कौन सी स्कीम की बात करी थी, मुख्यमंत्री पॉलीनुतन योजना थी, है ना, जीरो बजट फार्मिंग योजना थी, कृषि से संपन्नता योजना थी, और एक जो जायका के द्वारा प्रोग्राम है वो चलाया जा रहा था। चार पांच जो ये ब्रॉडली स्पीकिंग ये जो चार पांच जो स्कीम है वो आपको मोटे मोटे तौर पर पता होनी चाहिए। फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम देखो, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, RKVY रफ्तार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये किसके लिए है, ये स्टेट को इंसेंटिवाइज करना है टू इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। ये इस रफ्तार स्कीम के तहत जो गवर्नमेंट है वो क्या देगी, रफ्तार भी पूछी हुई है, ये जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर है उसमें इंसेंटिव गवर्नमेंट को देगी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन टेक्नोलॉजी एंड नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। दूसरा है नेशनल बैम्बू मिशन। नेशनल बैम्बू मिशन के तहत गवर्नमेंट ने क्या करना, 2018 में इसको फिर से स्टार्ट कर रखा है, जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है, नॉन फॉरेस्ट एरिया है, प्राइवेट लैंड है ना, जहां पर कोई भी वेजिटेशन नहीं है, वहां पर हमने क्या प्रमोट करना है, बैम्बू की कल्टीवेशन को प्रमोट करना है। इससे होगा क्या, एक तो जो क्लाइमेट चेंज है उसमें भी चेक रहेगा, सॉइल इरोजन है उसमें भी चेक रहेगा, और दूसरा बड़े सारे जो मटेरियल्स है ना, जो हम पहले प्लास्टिक यूज करते थे, बैम्बू को हम रॉ मटेरियल्स के लिए इंडस्ट्री के लिए बहुत बहुत जगह यूज कर सकते हैं ना। आजकल देख भी रहे हैं आप, बैम्बू से बना हुआ कितना जो हम रॉ मटेरियल्स है वो देखते हैं। तो इसको बैम्बू मिशन प्लान गवर्नमेंट ने इसके लिए चला रखा है। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये भी बड़ा पुराना स्कीम है, 2016 ऑनबोर्ड जो है वो चल रहा है। इसमें भी आप देखिए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो राबी की क्रॉप्स है वो बीट और बार्ले है इसके अंडर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राबी की कौन सी है, बीट और बार्ले हैं, और खरीफ की है मेज और पैडी। मेज और जो पैडी है वो किसमें है, इस क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में एक तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, और एक दूसरी है रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, RWBCIS, रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, है ना। अब इसमें जो ये रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, इसमें इन्होंने 6 क्रॉप्स दे रखी है, पोटैटो, जिंजर, टोमेटो, पीस, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। ये किस में ले रखा है, खरीफ में, और राबी में, और पोटैटो, टोमेटो, गार्लिक और कैप्सिकम ले रखा है राबी में। सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, नेक्स्ट अगला है सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। ये भी गवर्नमेंट ने प्रमोट करना है, फार्मर जो SC कम्युनिटी के, ST कम्युनिटी के, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, विमेन है, उनको गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, 50% सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, है ना, किसी ने ट्रैक्टर लेना है, पावर टिलर्स लेने हैं, और पावर बीडर्स लेने हैं, क्रॉप रिपर लेने हैं, इस तरह के लिए जो सरकार है वो 50% देगी, और जनरल फार्मर को 40% दिया जाएगा। सम मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन बोल रहे हैं आप, कम करने की स्कीम, नहीं वो कम करने का नहीं होता। देखो वैसे प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर ये जो दे रखा है आपको सब्सिडी दे रहे हैं, बड़े सारे लोग अप्लाई करेंगे, बड़े सारे जो लोग हैं वो अप्लाई करेंगे, फिर मिलेगा किसको,
एक तो प्रायोरिटी बेस में भी कर सकते हैं, दूसरा जो सरकारी तंत्र में चलता है, क्या चलता है आपको पता ही है, तो उस बेस पे मिलेगा। कम करने का बजट में एलोकेशन होता है, इकोनॉमिक्स पिछली बार का है, इस बार के बजट में अगर इसमें कुछ कम कर रखा होगा तो पता नहीं, बट अदरवाइज हम ऑथेंटिक तो वो मानेंगे जो इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है ना, न्यूज़पेपर या कहीं और जो बोल रहे हैं, दिस इज द ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। तो बड़े सारे लोग कर रहे हैं, हो सकता है वैसी प्रोविजन तो ये है कि अगर 50 लोगों ने कर रखा है और गवर्नमेंट की कैपेसिटी कितनी है 10 लोगों को देने की, तो 10 लोगों को इस बार दिया जाएगा, है ना, 10 लोगों को अगली बार देंगे। हर साल इसके लिए बजट रखे जाते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम होती है ना, सोशल सेक्टर स्कीम बोलते हैं इसको, इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से बजट का जो प्रोविजन है वो कर रखा होता है। और सरकारी काम है, उसी टाइम तो नहीं मिलेगा जब आपने अप्लाई कर दिया, 2-2 साल लग रहे हैं, 3-3 साल लग रहे हैं, और कभी बहुत जल्दी भी आ जाता है, जिसके गवर्नमेंट्स में लिंक है वो बहुत जल्दी भी कर देते हैं। तो कम करने का ऐसा प्रोविजन इकोनॉमिक सर्वे में तो नहीं है। हाँ, कमिंग बजट के लिए होगा तो वो उसमें उसमें देखेंगे जब बजट आएगा, बट अभी तो नहीं है एज सच। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लिए है, और नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये भी वही है, रेन फेड एरिया डेवलपमेंट आपने चलाना है। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना, एक इसमें रफ्तार है इंपॉर्टेंट, एक जो ये पूछी भी है पहले, बाकी तो ये बड़ी जो पुरानी स्कीम है चली आ रही है, इसका कोई ज्यादा जो मेरे को इम्पोर्टेंस है वो लगती नहीं है। परंपरागत कृषि विकास योजना, ये भी वही है, परंपरागत कृषि में भी हमने जो आपके सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग है ना, उसको उसको प्रमोट करना है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखी है। नेशनल प्रोजेक्ट ऑन सॉयल हेल्थ एंड फर्टिलिटी, ये भी सॉयल हेल्थ, आपने कैसे सॉयल टेस्टिंग प्रमोट करनी है, और जो सॉयल हेल्थ है वो कैसे बनानी है, इंटरक्रॉपिंग करना है, किस तरह से जो फार्मर को है अवेयर करवाना है कि सॉयल जो हेल्थ है वो कैसे मेंटेन रहनी चाहिए, ये स्कीम इसके लिए है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन तो अगेन ये भी वही था कि पल्सेस जो व्हीट न्यूट्री सीरियल्स है, राइस में जो लोगों को हमने प्रोवाइड करवाने हैं, इस ये भी ज़्यादा कोई इसमें पढ़ने वाली बात नहीं है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये माइक्रो इरिगेशन को सपोर्ट करने की बात करती है, हर खेत को पानी, है ना, छोटी छोटी जो माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स है वो बनाए जाएंगे। ये सारे की सारी ना बड़ी पुरानी स्कीम्स, अगर कोई न्यूज में चली होगी उसके लिए नया बजट बढ़ा रखा होगा, करंट में चली होगी तो चांसेस रहते हैं पूछने के, अदरवाइज नहीं। पीएम कुसुम भी पुरानी योजना है, पीएम कुसुम में भी आपको पता है इसमें 80% और 85% सब्सिडी है। 85 दी जा रही है स्मॉल और मार्जिनल को। स्मॉल कौन थे? दोज वन हु हैव अ लैंड होल्डिंग लेस देन 1 हेक्टेयर, those one who have 1 to 8, these are known as marginal farmers. So small and marginal farmers, we are providing the subsidy of 85%, and other farmers get the subsidy of 80% for the solar pumping technologies. सोलर पंपिंग टेक्नोलॉजी में कि उसमें हम क्या करेंगे, जो लोग हैं ना वो छोटे छोटे जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच रही, सोलर पंप्स लगाएंगे जो सोलर एनर्जी से चलते हैं, उसके लिए ये जो स्कीम है पीएम कुसुम है, चला रखा है। फिर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान ऑन एग्रीकल्चर, ई गवर्नेंस तो प्लान है कि आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है आपने जो प्रोड्यूस किए, ये भी ज्यादा कोई इसमें ऐसी करने वाली बात नहीं है। सो दीज आर द डिफरेंट स्कीम्स फॉर द एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में अगेन हमने क्या देखा, ये हॉर्टिकल्चर वाला ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसको कल करेंगे। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में हमने देखा, अगर आपने जो बड़े बड़े जो टॉपिक्स है जिसकी हमने बात करी आपको ध्यान में रखने हैं एग्रीकल्चर में, एक हमने बात करी कि टोटल हमारे पास हिमाचल में कितना एरिया है, और आउट ऑफ दिस हाउ मच एरिया इज ऑपरेशनल, एंड ऑपरेशनल के बाद 9.44 लाख जो हेक्टेयर है वो ऑपरेशनल है, और उसमें से कितने लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं? 9.97 लाख जो लोग हैं उसमें एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और एवरेज होल्डिंग 0.95% है। और हमने देखा कि किस तरह से हमारा 89.86% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रह रहा है? रूरल एरिया में रह रहा है, उसमें से भी 57.03% डायरेक्टली डिपेंड्स फॉर लाइवलीहुड ऑन द एग्रीकल्चर, और जीडीपी में लगभग 14% के आसपास जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो है। और कल्टीवेटेड लैंड का हमने देखा 80% जो हमारा लैंड है वो अगेन रेन फेड है। फिर हमने एग्रो क्लाइमेटिक कल जो इसके जो जोन है वो देखे, है ना, किस तरह से एग्रो क्लाइमेटिकली हमने जो एग्रीकल्चर को है डिवाइड कर रखा है। देन वी हैव सीन द सब सेक्टर्स, व्हाट इज द ग्रोथ इन प्राइमरी सेक्टर के जो सब सेक्टर है, क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, टोटल फूड प्रोडक्शन हमारा जो ग्रेन प्रोडक्शन है वो कितना रहा है, कौन से सेक्टर ने इम्प्रूव कर रखा है, कौन से सेक्टर ने जो है उसमें कमी आई है, उसकी प्रोडक्शन में कमी आई है। फिर हमने रेन का पैटर्न देखा कि क्या क्या जो पिछली बार रेन है कहाँ डेफिशिएंट रहा, कहाँ सरप्लस रहा, है ना। और देन हमने ये जो 8-10 स्कीमें हैं एग्रीकल्चर की उसके बारे में बात करी।
कि कौन सी जो स्कीम है किसके लिए चलाई जा रही है, हाउ मच सब्सिडीज इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, देन वी हैव सीन द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तो मैं जो ये आपको ब्रॉडली 4-5 स्कीम बताई है, इसको तो आपने डिटेल से देखना, और जो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है एक बार रीड आउट, यू कैन रीड इट आउट। और अगर एग्जाम में जाने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बाय चांस कहीं अगर पूछ लें या कोई न्यूज़ में चली हो, तब उसके बारे में आपने डिटेल से देखना है। अदरवाइज इतना जो है इसमें डिटेल की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारा बचता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में भी देखेंगे व्हाट आर द स्कीम्स that is implemented by the state government and the central government. So that's all for today.